Hello everyone, I welcome all of you. We are back with another video of modern history. We had started it from a revolt 1857. हमने वो कंप्लीट किया वो टॉपिक. उसके बाद वी स्टार्टेड द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया. हमने वो सारे फैक्टर्स पढ़े जिसकी वजह से राइज हुआ, ग्रो हुआ नेशनलिज्म हिंदुस्तान के लोगों में. ठीक है, वो पिछले वीडियो में हमने सारा कंप्लीट किया. इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज़ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी 1885 में, वो एक अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे. लेकिन क्या वो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी या उससे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी? तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे. जो उससे पहले छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, एक स्पेसिफिक मोटिव के लिए बनी थी, रीजन वाइज बनी थी, स्मॉल पीपल बेस को लेके बनी थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई और किस डेट पे बनाई. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी. दैट मीन्स 19th सेंचुरी. ठीक है, तो 19th सेंचुरी के स्टार्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी और 19th सेंचुरी के एंड में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी. तो डिफ़र करती है, वेरी करती है ये दो आपस में. अर्ली 19th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशंस, लेटर 19th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन, इन दो में डिफरेंस है. वो क्या है ये हम इस वीडियो में जानेंगे. ठीक है, जो अर्ली 19th सेंचुरी दैट मीन्स 1850 से पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी वो लोकल और रीजनल कैरेक्टर की थी. दैट मीन्स वो एक रीजन स्पेसिफिक थी. एक कुछ फ्यू ऑब्जेक्टिव्स थे उसके. वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने के बाद या बिना पूरे हुए ही वो डिसिपेट हो गई, वो वाइंड ऑफ हो गई. ठीक है, जो भी वेल्दी पावरफुल उस किसी भी हिसाब से, कि चाहे वो ज़मींदार था या कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल होते थे, वेल्दी पीपल, एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स होते थे सोसाइटी में, उन्होंने बनाई थी. वो आम लोगों ने नहीं बनाई थी. ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं. डिमांड्स क्या थे उन जो अर्ली 19th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके डिमांड्स क्या थे आपको याद रखना है. पहला था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. दैट मीन्स उनका कहना था अगर ब्रिटिशर्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चला रहे हैं तो हमारे हिसाब से उनमें रिफॉर्म लाइए. जो हमें लगता है कि गलत चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से हटा के उसमें रिफॉर्म लाइए. एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है उसमें एम्प्लॉय करो इंडियंस को, सो दैट कि इंडियंस का भी एक से रहे, पार्ट रहे उसमें. ठीक है, तीसरा था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. दैट मीन्स आप एजुकेशन फील्ड में भी कुछ करो. एजुकेशन जो यहाँ पे लिटरेसी रेट है वो बढ़नी चाहिए. तो ये कुछ फ्यू डिमांड्स वेर फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशंस. उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी तो क्या फ़र्क थी. वो वेल्दी पीपल ने बनाई थी, कुछ एरिस्टोक्रेटिक क्लास ने बनाई थी, तो ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे उसमें. जो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में बनी थी वो डोमिनेटेड थी बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास. उसमें वो लॉयर्स ने बनाई थी, जर्नलिस्ट ने बनाई थी, डॉक्टर्स ने बनाई थी, टीचर्स ने बनाई थी. दैट मीन्स होली एंड सोली ये बनी थी. बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड थे तब इंडियन सोसाइटी में, उन्होंने बनाई थी. और ऑब्वियसली जब वो एजुकेटेड थे, यूजुअली उनने बाहर से भी पढ़ा, लॉयर्स बाहर मुल्कों में पढ़े थे, तो उनका एक वाइडर विजन था. जब उनका वाइडर विजन था वो ज़्यादा चीज़ें चाहते थे अपने लोगों के लिए. सो देयर वॉज अ वाइडर पर्सपेक्टिव इन द लार्जर एजेंडा. और जो इनका जो लार्जर एजेंडा था वो उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने रखा था कि ये चीज़ें हमें चाहिए. ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक करके कौन कौन सी एसोसिएशन थी और किसने बनाई थी और किस डेट में बनाई थी और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था. ठीक है, पहली पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल. बंगाल में कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी थी. हाँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताऊंगी. जो 1936 लिख के है ये 1836 है. इट इज़ नॉट 1936, इट इज़ 1836. इट इज़ 1836. ठीक है, द बंगा भाषा प्रकाशिका सभा ये 1836 में बनी थी.
किसने बनाई थी? एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई थी, सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट्स चलाई थी, सोशो कल्चरल मूवमेंट्स चलाई थी। तो राजा राम मोहन रॉय के के साथ काम करने वाले जो थे एसोसिएट्स थे, उन्होंने 1836 में बनाया था भांगा भाषा प्रकाशिका सभा। ये आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी कौन सी बनी थी? द जमींदारी एसोसिएशन। जो ये जमींदारी एसोसिएशन है, इसका दूसरा नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। द जमींदारी एसोसिएशन का दूसरा नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स के जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करना। ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स है कुछ उनकी जो कुछ ख्वाहिशें, कुछ डिमांड्स है, उनको पूरा करना। तो वो डिमांड्स इन्होंने सामने रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने। द जमींदारी एसोसिएशन इज आल्सो नोन एज लैंड होल्डर्स सोसाइटी। उसके बाद द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी इन 1843। 1843 में बनी थी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो जो ये बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनी थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट वाज collection and dissemination of information relating to the actual condition. That means जो लोगों की एक्चुअल कंडीशन है, इनको लगता था कि शायद ब्रिटेन के हैं, उनको शायद समझ नहीं आ रहा है, तो ये चाहते थे कि एक्चुअल कंडीशन ये ब्रिटिशर्स की लाए सामने, और वो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाए और बोले कि ऐसी हालत है, ऐसे लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे, रियल कंडीशन ये है मासेस की, आप इसको दूर करने के लिए कुछ करें। दैट मीन्स देयर सोल ऑब्जेक्टिव वाज अ कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द इंडियन पीपल। ये किसका ऑब्जेक्टिव था? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो 1843 में बनी थी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, 1851 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो बनी थी वो मर्ज हो गई। 1851 में ये दो एसोसिएशंस मर्ज हो गई और एक बनी। इसका नाम क्या रखा गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसका नाम रखा गया 1851 में। दैट मीन्स ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी थी 1851 में। और जब ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज हुई, फिर दोनों के जो डिमांड्स हैं वो क्या थे? चले पढ़ते हैं क्या करके। आप भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ अ पॉपुलर कैरेक्टर। आप एक लेजिस्लेचर बनाइए जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, जिसको लोग ये इलेक्ट करें। ठीक है, वैसा लेजिस्लेचर होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशल फंक्शंस। एक ही ऑफिसर के हाथ में जुडिशल और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं होनी चाहिए। रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ हायर ऑफिसर्स, क्योंकि जो भी हायर ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिशर्स होते थे और ये चाहती थी उनकी सैलरीज कम हो, क्योंकि जो उनकी सैलरीज जाती थी वो इंडियन ट्रेजरी से जाती थी। ठीक है। एबॉलिशन ऑफ साल्ट ड्यूटी, अबकारी एंड स्टैम्प ड्यूटीज, जो भी ड्यूटीज लगती है हिंदुस्तानियों पे वो ख़त्म होनी चाहिए। तो ये जो डिमांड्स थी इनकी, ये 1853 एक्ट में एक्सेप्ट हुई, बट सारी नहीं, पार्शली। उस टाइम पे क्या हुआ था, 6 members were allowed in गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज। ये चाहते थे ना लेजिस्लेचर एक पॉलिटिकल करेक्टर का हो, इंडियंस भी हो उसमें। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने अलाउ किया कि 6 मेंबर्स जो है वो इंडियन होंगे, गवर्नर जनरल काउंसिल में होंगे फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज। तो हम क्यों बोलते हैं कि पार्शली वो एक्सेप्ट हुआ? क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं थे, वो नॉमिनेटेड होते थे, उनको अपने ही बंदे होते थे जो इंडियन पॉपुलेशन से वो 6 मेंबर्स फिर लेते थे। तो ये डिमांड्स थी इनकी। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी 1866 में इन लंदन में बनी 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो बनाई थी दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने बनाई टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर, सो दैट कि जो लंदन के लोग ब्रिटिशर्स हैं उनको समझ आए कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वो हिंदुस्तानियों के साथ कितना जुल्म करे। उनको समझाते थे वो कि ऐसे हो रहा है इंडियन पीपल के साथ। तो उसके बाद कुछ ब्रांचेस भी उन्होंने स्टार्ट की। यहाँ पे मेन प्रोमिनेंट इंडियन सिटी जो थी वहाँ पे जिन्होंने दादा भाई नेहरू जी ने 1866 में लंदन में बनाई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके बाद 1875 में इंडियन लीग बनी थी, सिसर कुमार घोष ने बनाई थी। और ऑब्जेक्टिव क्या था?
stimulating the sense of nationalism amongst the people and of encouraging political education. शिशिर कुमार घोष ने जो इंडियन लीग बनाई थी 1875 में, उसका सोल मोटिव था कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ जाए पॉलिटिकल एजुकेशन रिलेटेड, क्योंकि यहाँ के जो इंडियन लोग थे वो पॉलिटिकली फॉरवर्ड नहीं थे, दे वर नॉट फॉरवर्ड, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल राइट्स। तो इनका ये एक मोटिव था कि ये लोगों को जगाना चाहते थे कि असली हक और हुकूक क्या है आपके। उसके बाद द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी इसको हम बोलते हैं, ये 1876 में बनाई थी यंगर नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल, क्योंकि जो पहली हुई वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ये बोलते थे कि उनका एक नैरो ऑब्जेक्टिव होता था, तो इसलिए यंगर नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल ने सामने आ गए, उनने 1876 में बनाया द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो उसमें कौन कौन था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। ऑब्जेक्टिव क्या था? Promote by every legitimate means the political, intellectual and material advancement of the people. दैट मीन्स ये वायलेंट तरीके नहीं अपना रहे थे, ये नॉन वायलेंस पीसफुल मैनर में लीगली क्या करते थे? रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे, सो दैट कि ये लोगों की लाइफ को थोड़ा सा अच्छा करे, पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली एंड मटेरियली एडवांसमेंट ऑफ द पीपल। लोग होशियार भी हो, अवेयर भी हो, एजुकेटेड भी रहे और उनका जो राइट्स है वो भी इनको मिले। ठीक है। अब दो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थी? टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, एक पब्लिक ओपिनियन को जनरेट करना, यूनिफाई इंडियन पीपल इन अ कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम, और इन लोगों को एकता बनाना इन लोगों में। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने बनाई थी इंडियन एसोसिएशन, इन्होंने ट्राई किया था इसको ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च करना। तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी इसकी, वो की थी 28 to 30 दिसंबर ने की थी 1883 में, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की थी। तो लेकिन उसके बाद तो ये फोर रनर थी, एक इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले ही आई थी, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया और ये फिर मर्ज हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1886 में। दैट मीन्स जो ये क्या बोलते हैं इसको, आनंद मोहन बोस ने जो इंडियन एसोसिएशन बनाई थी 1876 में, इसने एक ट्राई की थी कि हम ऑल इंडिया लेवल पे एक एसोसिएशन बनाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो ये ट्राई इसने कब की थी? 28 to 30 दिसंबर 1883 में इसने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस रखी थी। लेकिन उसके बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, तो इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। कब? 1886 में। अब देखेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बम्बई। बम्बई में कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे? पहला द पूना सार्वजनिक सभा इन 1867 बना था, और बनाया किसने था? एमजी रनाडे एंड अदर्स। सो एमजी रनाडे एक प्रोमिनेंट फिगर था उसमें, पूना सार्वजनिक सभा को बनाने में 1867 में बनी थी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, एक पुल का काम करना, जो गैप थी, वैक्यूम था, वो फिलअप करना बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। दूसरी जो एसोसिएशन बनी थी द बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, वो 1885 में बनी थी। बदरुद्दीन तयाबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग, तो उसने बनाया था 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। किसने बनाया था? बदरुद्दीन तयाबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग। मद्रास महाजन सभा बनी थी 1884 में बाय एम विग्राचार्या, बी सुब्रमण्य अय्यर एंड पी आनंद चार्लो। इन तीनों ने बनाई थी मद्रास महाजन सभा इन 1884। अच्छा, जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, तो इन सब ने इनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स थे और कैंपेन्स इन्होंने स्टार्ट की थी। तो वो कैंपेन्स क्या थी? प्री कांग्रेस कैंपेन्स जो थी वो क्या थी? ये जो इस पे सारे आ रहे हैं ये हमें आगे अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा देख लीजिए कि ये जो इन्होंने कैंपेन चलाई थी क्यों चलाई थी। फॉर इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, जो इम्पोर्ट ड्यूटी इन्होंने लगाई थी ब्रिटिशर्स ने इंडियन कॉटन पे, उसको हटाने के लिए एक कैंपेन चली थी। फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को रिक्रूट करें ये गवर्नमेंट सर्विस में, उसके लिए एक चली थी। अगेंस्ट लीटन्स अफगान एडवेंचर, जो लॉर्ड लीटन था बहुत ही एक्सप्लॉइट कर रहा था इंडियंस को, बहुत ज़्यादा हार्श पॉलिसीज लाई थी उसने, तो उसने अफगान वार स्टार्ट किए थे, उसके खिलाफ आई थी एक। अगेंस्ट आर्म्स एक्ट 1878, इस टाइम भी लॉर्ड लीटन ही था, उस आर्म्स एक्ट के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई थी। अगेंस्ट वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878, जो लॉर्ड लीटन था उसने ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया था, बहुत ज़्यादा हार्श था, सिर्फ किसके लिए था? इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो थे
उन्हीं के लिए एक्ट था। तो इसके खिलाफ भी कैंपेन चलाई फॉर राइट टू ज्वाइन वॉलंटियर कॉर्प्स। तो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस को ज्वाइन करने के लिए वो हक और हुकूक मांग रहे थे। अगेंस्ट प्लांटेशन लेबर एंड अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन लॉज। जो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी प्लांटेशन स्टार्ट की थी, उसमें जो लेबर था उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि इन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल लॉज लाए थे, लेकिन वो अप्लाई नहीं होते थे इन प्लांटेशंस पे। इन सपोर्ट ऑफ इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये बोलते थे कि इल्बर्ट बिल ओरिजिनल फॉर्म में आनी चाहिए। उसका मतलब ये था कि जो यूरोपियन जजेस है या इंडियन जजेस है, अगर कोई यूरोपियन का केस है, इंडियन जज भी उसका केस लेना चाहिए। ठीक है। फॉर ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन, इसके लिए भी एक कैंपेन उठी थी। कैंपेन इन ब्रिटेन टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टी, इसके लिए भी कैंपेन उठी थी। अगेंस्ट रिडक्शन मैक्सिमम एज फॉर अपीयरिंग इन सिविल सर्विसेज। अच्छा, ये एज को बिल्कुल घटा रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए, उसके लिए भी कम, इवन लॉर्ड लिटन ने 19 ईयर्स तक पहुंचा दिया था उसको, उसके लिए कैंपेन। द इंडियन एसोसिएशन टुक अप दिस क्वेश्चन एंड ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल इंडिया एजुटेशन अगेंस्ट इट, पॉपुलरली नोन एज इंडियन सिविल सर्विस एजुटेशन। जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की जो इंडियन एसोसिएशन थी, उसने एक खास तौर पे इसके लिए रिलेटेड एक एजुटेशन उठाई थी। सो आपने देखा जो ये प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने कौन सी कैंपेन्स उठाई थी। जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी इंडियंस पे, उसके रिलेटेड वो चाहते थे कि इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज हो, वो चाहते थे इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो चाहते थे जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहे हैं वो बंद हो, वो चाहते थे वर्निकुलर प्रेस एक्ट को हटाया जाए, वो आर्म्स एक्ट के खिलाफ थे, वो बोलते थे कि इल्बर्ट बिल ऑरिजिनल फॉर्म में आ जाए। तो ओवरऑल एक आइडिया रखना है आपको दिमाग में, सो दैट जब कल को आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, तो आप एक एलिमिनेशन मेथड से वो सॉल्व कर सकें। बट जो ये हमने बहुत सारी एसोसिएशंस पढ़ी, ये किसने बनाई है, कब बनाई है, देर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।